दोस्तों यूपीएससी कैंडिडेट जब हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर आता है तो पहली बार तो बौखला जाता है। बौखला क्यों जाता है? क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कौन सी किताब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, और एक से अधिक किताबें एक ही विषय के अंदर। मतलब आप देखिए कि दिस आर सम ऑफ द रेफरेंस बुक जो आप हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के अंदर डील करोगे। एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री। भाई इसमें हमारे दिमाग को कसरत देना है या शरीर को कसरत देना है? भाई डंबल्स हो जाएंगे, ऐसी हालत हो जाती है। तो देखिए इस वीडियो के अंदर आपको उसका पूरा का पूरा निवारण मिलेगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा कि हिस्ट्री में कौन से सब्जेक्ट की बुक को कैसे अप्रोच करना है, किसको अवॉइड करना है, किसको डूज एंड डोंट्स के भाग के रूप में रखना है, राइट। तो इसको जरूर से रखेगा। मैं और हमारे जो सीनियर टीचर है सर मृणाल सर है, वो आपको इसमें हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी पूरी रेफरेंस बुक की जो लिस्ट है, एनसीईआरटीज को कैसे अप्रोच करना है, कौन से सब्जेक्ट में कौन सी बुक को अवॉइड करना है, खास करके ऐसी भारी भारी किताबें, क्या उसको पढ़ने से आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, उन सब की आपको बहुत विस्तृत रूप से चर्चा कराई जा रही है। तो वीडियो में बने रहेगा। प्रतीक सर, ये जो हिस्ट्री के नाम पे मतलब किसी को जिंदा मत छोड़ो ऐसा ये जो चल रहा है, इतनी सारी किताबें हैं, ऊपर से कुछ कुछ तो करंट अफेयर्स का भी सब पूछते रहते हैं। तो मतलब इसमें क्या काम का है, क्या छोड़ना है, हाउ टू मैनेज ऑल दिस? सर इसमें एक तो 3-4 चीज़ें हैं, क्योंकि हिस्ट्री एक तो 6 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड। और पूरी तरह से आप देखोगे तो उसमें बहुत सारी किताब पढ़नी पड़ेगी। अब एक तो आती है एनसीईआरटीज़, जो जैसे ये वाली है, यहाँ तो अपने 12th की डाली हुई है, पर 6 से लेके 12 तक आपको अलग-अलग फेजेस में एनसीईआरटीज़ मिल जाएगी। तो उसमें अवर पास्ट 1 भी आपको मिल जाएगी, अवर पास्ट 2 भी देखने को मिल जाएगी, अवर पास्ट 3 भी देखने को मिल जाएगी, जो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न की एनसीईआरटी। इसके सिवाय आजकल सर वो नई एनसीईआरटी आई है जिसे कहते हैं एक्सप्लोरिंग इंडिया सोसाइटी एंड बियॉन्ड, जिसको लेके काफ़ी अफरोर भी हुआ है। उसमें से भी कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशन और एक्सट्रैक्ट हमको निकालनी पड़ेगी। तो हिस्ट्री में सर प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी एनसीईआरटी है वो सब थीमेटिक लिखी गई है। और थीमेटिक लिखने के कारण क्या होता है कि क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बच्चों को बहुत बार नहीं आती। पर इसमें से जो बॉक्सेस है इसके अंदर अगर आप डिटेल देखोगे, तो बहुत बार आपको इस तरह के बॉक्सेस देखने को मिल जाएँगे, या कुछ ना कुछ ऑथर्स के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा बन जाता है हम लोग के लिए समझने के लिए। तो एनसीईआरटी आपको देखनी है, प्रोवाइडेड आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। ये क्रोनोलॉजी के लिए मैं पहले सजेस्ट करता हूँ कि आप जो तमिलनाडु बोर्ड की बुक है उसको करिए, और उसके लिए तो मैंने बाकायदा अलग से एक सीरीज़ भी बनाई हुई है अपनी चैनल के ऊपर, अनअकैडमी की चैनल के ऊपर। ये तो अपना पहला फाउंडेशन हो गया, अगर आप शुरुआत से करने की कोशिश कर रहे हो। बाकी आप मॉडर्न के अंदर देखोगे तो मॉडर्न में 2 किताबें बहुत चलती रहती है। बहुत लोग कहते हैं कि हमें ये प्लासीडो पार्टीशन करनी चाहिए, दूसरे एक थीम कहती है स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम जब हम पढ़ा करते थे तब इतनी हुआ करती थी, आज देखने की कोशिश करोगे इतनी हो गई है। अब सवाल यहाँ से ये निकल के आ जाता है कि स्पेक्ट्रम के अंदर भी आपको मतलब है ना अच्छा पढ़ना पड़ेगा। मॉडर्न अगर एक सोर्स के ऊपर करना है तो स्पेक्ट्रम अच्छी है। कंपेयर टू प्लासिडो पार्टीशन जो मेंस के लिए, एनालिसिस के लिए, या मैं कहूँगा ऑप्शनल के लिए अच्छा रहेगा। प्रॉब्लम सर इसमें ये है कि ये प्लासिडो पार्टीशन जो है एनालिटिकली बहुत अच्छा है, पर उसमें वो जो यूरोपियंस वाला जो पार्ट है, जैसे वो डच कहाँ पे आए थे, पोर्चुगीज़ कहाँ पे आए थे, वो वाला पार्ट नहीं है, क्योंकि ये शुरू ही लेट होता है 17th-18th सेंचुरी ऑनवर्ड से। तो इसके लिए ये ठीक रहेगा। अगर ये हो गया और इसके अंदर पीछे का जो स्पेक्ट्रम में भी सर एक बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है लास्ट वाला पोर्शन। एवरी चैप्टर के बाद उसने वो एनालिसिस दिया, समरी दिया हुआ है। तो जो समरी दिया हुआ है ना, वो आपको बहुत हेल्प कर देता है। तो ठीक है, जैसे ये वाला है, राइट? तो ये समरी वाला पोर्शन है, इसको अच्छे से करके जाना। इनफैक्ट पीछे स्पेक्ट्रम में जब बुक खत्म भी होती है ना, व्हेन द बुक एंड्स ओवर, तो उसमें भी आपको पर्सनैलिटीज़ के बारे में दिया हुआ है, या आपको मैच द फॉलोइंग करने के लिए आपको टेबल्स की डिटेल्स आपको दी गई है। ये वाला सर, ठीक है ना? कांग्रेस के सेशंस हुए हैं, इसको अच्छे से करके जाइएगा। एक तो स्पेक्ट्रम हो गया है। हो जाए तो उसके बाद प्लासिडो पार्टीशन अगर आपको पढ़ना है तो खुद पढ़ सकते हो, बाकी सिलेक्टिव रीडिंग के लिए ठीक है, ये हो गया। वही कहानी मिडिवल और एंशिएंट के लिए। अब देखिए सर, मिडिवल तो 2 साल से आ ही नहीं रहा, उसके ऊपर बाद में डिस्कस करते हैं। एंशिएंट के लिए बहुत लोग ये बुक को सजेस्ट करते हैं। ये बुक का नाम है, उपिंदर सिंह की बुक है, और इसको बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि भई यही पढ़ना चाहिए। अब देखिए सर, ये बुक की प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद दिस बुक अराउंड? ये बुक जो है, ये बहुत ही लेंथी बुक है। इसकी कॉस्ट बेनिफिट देखोगे तो मतलब मेरे हिसाब से ऑनेस्टली उतनी रेलेवेंट नहीं है फॉर द जीएस स्टूडेंट्स अराउंड। ऑप्शनल के विद्यार्थी की भी हालत खराब हो जाती है। डेप्थ में पढ़ना है नो डाउट, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है कि पूरा का पूरा जो तैयारी है उसमें ये बुक ही करते रहोगे। आपको 6 हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स करने हैं, तो इसको हो सके उतना अवॉइड करिएगा। आपको और दूसरे सोर्सेज़ के थ्रू सफ़ाइज़ करना पड़ेगा। वही कहानी सर आर्ट एंड कल्चर में भी होती है। अब इसमें भी नितिन देखना। सिंघानिया का सर हिसाब मुझे बताने दीजिए। हाँ जी ये सर। ऐसा है कि 800 पेज की किताब है, राइट, कोई एक फैक्ट पूछ लिया जाए राइट, और पब्लिशर मुझे कमीशन दे कि आप हवा बना दो, तो मैं राइट। क्या करूँगा, किंडल वर्जन डाउनलोड करूँ,
मैं सर्च करूँ ये क्या कर्नाटिक म्यूजिक का हिंदुस्तानी इक्विवेलेंट क्या है, राइट। और फिर मैं स्क्रीनशॉट लगा, देखो इधर से सवाल आया एंड यूज दिस बुक, और उस पर अमेजोन वगैरह से कमीशन मिले, कर करके हवा बना जब, बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि दूसरी जो भी किताबें हैं वो तो आप थोड़ा कंसेप्ट भी याद रख पाएंगे, यहाँ पर तो हर लाइन पे फैक्ट है, हर लाइन पे 3-3 फैक्ट है, तो हाउ यू विल मैनेज ऑल दिस। तो ये कहना आसान है, एग्जाम खत्म होने के बाद सर्च मारो, अच्छा ये इधर से हो गया, बट हाउ आर यू गोइंग टू रिमेंबर दिस। तो ऐसा बुक सेंट्रिक ना हो कि मतलब जो सब्जेक्ट खत्म करने की चाहत हाँ। रखी जाए। तो उसमें एनसीईआरटी आपको हेल्प कर पाएगी। जी। इनफैक्ट अभी जो एनसीईआरटी है मधुरिमा स्टैंडर्ड 9th की आई है, या स्टैंडर्ड 11th की फाइन आर्ट्स की किताबें हैं, 2 वॉल्यूम है 11th-12th के अंदर, वो कर दिया जाए तो आपको फाइन आर्ट्स और ओवरऑल आर्ट एंड कल्चर में आपको हेल्प मिले। तो मोटे-मोटे तौर के ऊपर सर ये रहा है। अच्छा इसमें सर, करंट अफेयर्स भी कुछ होते हैं क्या? सर हिस्ट्री में आजकल करंट अफेयर्स आ रहे हैं, जैसे आप न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे, तो आपको कोई हिस्टोरिकल डेटा या उसके रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी मिल जाएगी। मेनली उसका स्टैटिक आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी सोमनाथ टेम्पल न्यूज़ में होगा तो आपको सोमनाथ की हिस्ट्री, कब ये गजनी का अटैक हुआ था, इसके रिलेटेड किसने कोई इतिहास में मेंशन किया गया है, वो आपको पता होना चाहिए। ये आपका हिस्ट्री का करंट सेंट्रिक है। बाकी मिडीवल के लिए मैं सजेस्ट करूँगा, ये तमिलनाडु बोर्ड की बुक है, उसको कर दीजिए, उसमें एंशिएंट मिडीवल दोनों आ जाएँगे सर। यस सर। बाकी मित्रों, इसमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा और हम स्मार्ट बोर्ड पे भी इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। तो मित्रों, हिस्ट्री के नाम पर ये अलग-अलग जो भी रिसोर्सेज बुक लिस्ट है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रतीक सर हमें बता रहे थे कि कैसे एंशिएंट, मिडीवल, आर्ट कल्चर, आज़ादी के बाद का भारत, फ्रीडम स्ट्रगल, वर्ल्ड हिस्ट्री, कुल मिलाकर 6 चीज़ें आपको तैयार करनी होती है। सर इस बार का पेपर पहले से कैसे अलग था और उसमें ये रिसोर्सेज को आप कैसे अलग देखते हैं पढ़ना चाहिए? सर 3-4 चीज़ें हुई है, मतलब अगर आप 24-25 तक के पेपर्स देखोगे, 2024-25 तक के, तो उसमें जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे स्टैंडर्ड सोर्सेज से अटेम्प्ट हो पाते थे। जैसे आप यहाँ पे स्पेक्ट्रम देख पा रहे होंगे, तो स्पेक्ट्रम एक ऐसी बुक है जो मॉडर्न हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में हमें हेल्पफुल हो जाती थी। बट अब ऐसा हो गया है कि 2026 का जो क्वेश्चन पेपर है, उसमें 2 चीज़ हुई है कि क्वेश्चंस की डेप्थ बहुत बढ़ा दी है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत आ गए हैं। इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत बढ़े हैं। हिस्ट्री में बीच में ऐसा एक ट्रेंड आया जहाँ 15, 16, 12 से लेके 16 सवाल पूछ रहा था। इस बार 21 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम हिस्ट्री एंड कल्चर एंड नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, हार्डली 1-2 को हटा दो इसमें से, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वर एट अ टफर लेवल अराउंड, ओके। और वो कोई एक स्टैंडर्ड सोर्स है तो आज की तारीख में अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति सर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के अंदर इन्होंने कर दी है सर। जी सर, ये जो आप बता रहे थे कि इन्फ्रेंस टाइप का पूछा जाए, कि पहले ये बार्टर इकोनॉमी थी, लोग एक दूसरे राइट। के साथ सामान देकर व्यवहार करते थे, फिर पैसों का उदय होता है, हुआ। उसका सर ये सब तो उसके इंटरप्रिटेशन। ऊपर से ये सवाल आया, अब आपको पूछा गया मेन तो पाली टेक्स्ट, मतलब आपको वो भी पता होना चाहिए कि पाली लिटरेचर में कहीं पे लिखा गया है, बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर में। और उसमें लिखा गया है कि पहला रेफरेंस था कि भारत में कॉइन्स का डेवलपमेंट हुआ, और वो भी उसके नाम दे दिए। मतलब ये भी फैक्ट हमको पता होनी चाहिए कि कर्षपणा क्या है, या निष्क क्या है, कंस क्या है, कनिका क्या है सर, ठीक है? और फिर उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट दिया, द एविडेंस फ्रॉम पाली टेक्स्ट इज कोलैबोरेटेड बाय आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ सिल्वर पंचमार्क सिल्वर कॉइन्स फ्रॉम मेनी साइट्स अराउंड। अच्छा, ये 2 स्टेटमेंट देके नॉर्मली पहले होता था व्हाट इज करेक्ट ऑफ द टू और इनकरेक्ट, नहीं। उसके बाद इसने पूछा है कि द अबव स्टेटमेंट्स आर एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, और फिर यहाँ पे उसने पूछा इन्फरेंस निकाल के बताओ कि इनमें से क्या सही है, कि ये क्या अर्बन लाइफ को दर्शाते थे? क्या ये मॉनेटरी इकोनॉमी के डेवलपमेंट को दर्शा रहा है? अब इस तरह के इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपका फैक्ट्स भी क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, टाइमलाइन बेस्ड अप्रोच और डेटा और डिटेल्स भी आपको मिलनी चाहिए। तो अब शुरुआत का जो पहले प्रकार के जो सवाल थे, जिसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखे आता है तो आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। यहाँ आने के बावजूद भी कैंडिडेट उल्टा करने की कोशिश करेगा। तो सर ऐसे सवाल आने शुरू हो गए और इसके लिए क्लैरिटी आपको बहुत रखनी पड़ेगी। डेटा, फैक्ट्स, एनालिसिस दोनों का मिक्सचर करना पड़ेगा सर। जी सर, मतलब जैसे आप वो बता रहे थे कि एनसीईआरटी में जो बॉक्सेस में दिया है उसका भी इंटरप्रिटेशन कि ऐसा दिखा मतलब ऐसा होगा, हाँ। उस टाइप की बातें सब। हाँ, वो जैसे थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री है पार्ट 1 एंशिएंट हिस्ट्री के केस के अंदर, ये अवर पास्ट आप देखने की कोशिश करोगे, या भविष्य में आप ये देखोगे तो पार्ट इन इंडियन थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। अब जैसे एक ये तालुकदार का बॉक्स दिया हुआ है, आई स्टिल रिमेंबर 2026 की प्रीलिम में ही एक सवाल आया था तालुकदारों के ऊपर, अवध के तालुकदारों के ऊपर से, और वो सवाल में भी इन्फ्रेंस ऐड करने की कोशिश की थी। तो कैंडिडेट्स खाली तालुकदार का मीनिंग क्या है वो पढ़ के जाएँगे तो पास नहीं होंगे। अब उनको उसके रिलेटेड इन्फरेंस, डेटा, डिटेल्स सब कुछ पता होना चाहिए, तब जाके आप उसको आंसर कर पाओगे। जी सर। अब सर होता ये है कि आप ये जो बता रहे हैं, अब
एग्ज़ाम खत्म होने के बाद 3-4 बार पेपर देखे तो सब आसान ही लगता है। और जो बहुत कुछ पढ़ के गए हैं उनके लिए एलिमिनेशन भी आसान होता है। जैसे कुछ समय पहले हमने ऑल इंडिया रैंक 1 डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री उनके साथ चर्चा की थी, उन्होंने भी ये पेपर देखा। जैसे उन्होंने बताया कि लास्य उसका मतलब है डांस। अब आपको इतना पता है तो भी ये जो हलीसा लास्य क्या होता है? तो जॉयस डांस आप कर सकते हैं। तो सर इस टाइप की जो भी एलिमिनेशन टेक्निक्स जो पढ़ के गए हैं उसके लिए तो संभव है, इसलिए बाई का रैंक 1 आया है। राइट। बाकी सबको क्या लगता है कि ये सब कूल चीज़ें अलग रूप से पैकेज करके कुछ लोग बेच रहे हैं कि देखो ये कूल है, वो कूल है, वो उसके पीछे हिस्ट्री की बुनियादी तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप क्या सर देखते हैं? बुनियादी तैयारी ही है सर। कोई भी डांस होता है उसके 2 एलिमेंट होते हैं। जब मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ाता हूँ या कोई भी आप आर्ट एंड कल्चर का फाउंडेशन डांस का देखोगे तो उसमें आपको पता चलता है कि तांडव एंड लास्य आर 2 कोर एलिमेंट्स दैट आर बीन मेंशन इन नाट्य शास्त्र। तांडव इज एक्चुअली द स्ट्रॉन्गर एस्पेक्ट जहाँ आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हो और लस्य के अंदर आप जो ग्रेसफुली और अलग-अलग प्रकार के जेस्चर्स करते हो वो लस्य है। तो वो लस्य और तांडव जो है अगर नेक्स्ट टाइम आपको कुछ और टर्म के साथ आपको जोड़ देगा तो क्या करोगे? तो कहने की बात ये है कि सर कांसेप्ट अभी भी मैटर करता है। आप जो एलिमिनेशन के अंदर अच्छा यहाँ कोई और नाम दे दिया होगा हलीसा लस्य की जगह या आपको पूछ दिया होगा कि रंग महल की केव कहाँ पे आई हुई है, तो क्या करेंगे? तो वो भी बाघ का ही पार्ट है। तो मतलब ये है कि आपको फैक्ट भी याद रखनी है। आपको वो लस्य या तांडव का कांसेप्ट भी याद रखना है। बाग के अंदर जो 4 प्रमुख गुफाएँ कौन सी आई है और ये केव आर्किटेक्चर का पार्ट है सर। ये देखो कुछ भी बोलने वाले तो कहीं से भी लिंक अप निकाल देंगे कि भई देखो लस्य के साथ आप एलिमिनेट कर सकते हो। व्हेयरएज़ केव आर्किटेक्चर हैज़ बीन अ रिकरिंग टॉपिक इन द आर्ट एंड कल्चर। इसके पहले एक बार पूछा था कि वाघोरा नदी के किनारे कौन-सी केव्स आई हुई है? अजंता के केस में एक सवाल आया था। या उसके भी पहले आप देखोगे अजंता महाबलीपुरम के कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर आया हुआ है। मेंस के अंदर भी आपको रॉक कट केव आर्किटेक्चर के ऊपर से अलग से सवाल आया हुआ है। तो आप जब पढ़ते हो तो उसमें कहीं न कहीं ये कवर होता है। उसके लिए तिकड़मबाजी करने की आवश्यकता नहीं है वरना ऐसे घायल होगे और औंधे मुँह गिरेंगे, नेगेटिव मार्किंग होने की पूरी शक्यता रहेगी। हाँ, मतलब सर आजकल ये जो और भी चीज़ें जो करंट अफेयर्स में भी पूछी जा रही हैं, तो उसका क्या तोड़ है? सर हिस्ट्री में देखो आर्ट एंड कल्चर के केस के अंदर जो हिस्ट्री की बैकवर्ड लिंकेजेस है उसमें से करंट आता है। नॉर्मली क्या होता है कि करंट में कोई भी घटना बन रही हो सांप्रत प्रवाह के प्रवाह के रूप में या करंट के केस में अगर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे कोई डायनेस्टी चर्चा में है। जैसे एक यूनेस्को की रिकॉग्निशन मिली थी आसाम के अंदर मोइडम को। ये बेसिकली वरियल माउंट है उसके ऊपर ये सवाल आ गया। अब ये जो मोइडम को आसाम के 13वीं शताब्दी के अंदर जो डायनेस्टी के राजा थे उनको जो रिकॉग्निशन मिली थी, इसके ऊपर ऑलरेडी विस्तृत रूप से चर्चा की हुई थी। इसका तोड़ एक ही है कि मैं आर्ट एंड कल्चर का एनुअल करंट अफेयर्स का पूरा एक ईयरली अपडेट देता हूँ। प्रीलिम्स के पहले नॉर्मली समवेयर इन द मंथ ऑफ अगर मई में प्रीलिम्स होगी, तो मार्च एंडिंग से लेके अप्रैल महीने के आसपास के पीरियड में। आप उसको देखो। दूसरा, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो जो भी टॉपिक करंट में आ रहा है हिस्ट्री के रिलेटेड उसकी बैकवर्ड लिंकेजेस आपको समझ में आनी चाहिए। तो वो बैकवर्ड लिंकेजेस का मतलब क्या है आपको स्टैटिक टॉपिक आना चाहिए। नहीं करोगे तो फिर वो अधूरा रह जाएगा। तो इसका एक तोड़ ये है कि भई आप मेरे साथ जुड़ जाओ। यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर ही कराता हूँ। तो वो आपका काम ईज़ी हो जाएगा क्योंकि ऐसे 100 न्यूज़ हिस्ट्री के आएँगे पर हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट क्या है, वो भी फ़िल्टर करना ज़रूरी है वरना कैंडिडेट उसी में उलझे रहेंगे। अब सर ये अलग-अलग विषय आ रहे हैं विदिन हिस्ट्री। राइट। इतनी सारी किताबें एनसीईआरटी वर्सेस तमिलनाडु, फिर स्पेक्ट्रम, फिर और किताबें, कुछ आप लिमिट कर पाएँ रिसोर्सेज़ को, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है? सर इसमें 2-3 चीज़ें हो गई है कि देखो हिस्ट्री में सोर्सेज़ हमेशा से स्प्रेड आउट हुए हैं। एनसीईआरटीज़ भी देखोगे एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री के लेके भी अगर आप लोग नंबर ऑफ एनसीईआरटीज़ को देखेंगे तो दैट विल बी मोर देन अराउंड 8 टू 9 एनसीईआरटी 6 सब्जेक्ट की, क्योंकि किसी-किसी में तो 2-2 है। आर्ट एंड कल्चर में भी 2-2 अब निकल के आ चुकी है। सेम मिडीवल इंडिया के अंदर और एंशिएंट में भी हो रहा है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप उसको कंडेंस करिए और रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो तमिलनाडु के ऊपर फोकस करिए मेनली क्यों? क्योंकि क्रोनोलॉजिकली लिखी गई है। एनसीईआरटी थीमेटिक लिखी गई है, उसमें डायनेस्टी वाइज़ आपको डेटा वाइज़ नहीं मिलेगा, उसमें बहुत थीम्स को इंटरकनेक्ट करने की कोशिश की गई है। तमिलनाडु ईज़ी है, वही कहानी मॉडर्न के अंदर है, मॉडर्न में आपकी ये थीम्स इन हिस्ट्री पार्ट 3 है, उसमें आधा-अधूरा नेशनल मूवमेंट दिया हुआ है। यूरोपियंस की सेटलमेंट कब, कहाँ, कैसे हुई थी, उतनी डिटेल में नहीं दिया गया है। उसके लिए स्पेक्ट्रम है, या मेरा मटेरियल भी है, मैंने बहुत ही डिटेल के अंदर नोट्स बनाए हुए हैं, आप उसको रेफर कर सकते हो सर, ठीक है? उसके बाद आती है एडवांस बुक, जैसे एडवांस बुक के अंदर ये प्लासी टू पार्टीशन चलती है आजकल। बट ये प्लासी टू पार्टीशन में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो फर्स्ट टाइमर कैंडिडेट है, जिसको अभी हिस्ट्री की लिंकेजेस ही नहीं मिल पा रही है, तो ये बुक को सेल्फ स्टडी करने के अंदर और कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो मैं तो सजेस्ट ये करता हूँ कि भई आप मटेरियल को कंडेंस करने की
पहले तो कोशिश कीजिए और साथों के साथ आप हो सके उतना गाइडेंस लेने की कोशिश करिए। आर्ट एंड कल्चर में भी ये दिक्कत आ रही है कि भई लोग सिंघानिया साहब की किताब को रेफ़र करते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि सर एक सवाल के लिए 800, 900 पेज करने पड़ते हैं। इसकी जगह आप 20 घंटे के एक मैराथन देख लोगे, मैंने यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर ही कराया हुआ है, या क्लासेस को अटेंड कर दोगे तो वो कंपैरेटिवली आपके लिए ईज़ी हो जाएगा और आपको और भी हेल्पफुल हो जाएगा। जी सर। ठीक। अब उसके भी बियॉन्ड ये जाता है, जो मेंस में 2 और चीज़ें आती हैं, आज़ादी के बाद का भारत और विश्व इतिहास, उसमें क्या मतलब किया जाए? सर इसमें मुझे ये लगता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री का कॉस्ट बेनिफिट कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो कम है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए एक तो एनसीईआरटी आती है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका एक ब्रीफ समरी ले लिया जाए कि आज़ादी के बाद इमीडिएटली क्या था। उसमें कीवर्ड्स है कंसोलिडेशन, रीऑर्गेनाइजेशन, फिर बाकी सारे जो कैसे रीऑर्गेनाइजेशन हो और रीजनल एस्पिरेशंस कैसे बढ़े, उसके इर्द-गिर्द आप करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी सर सिलेबस अच्छे से डिफाइन किया हुआ है उसके रिलेटेड, और उसमें भी ये कोचिंग की पीडीएफ समरीज़ को आप थोड़ा रेफर कर दो, तो कंपैरेटिवली ठीक रहेगा। इनफैक्ट मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर भी सेशंस लिए हुए हैं, उसको देखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी इसके सिवाय अगर आप एनसीईआरटीज़ का एक क्रक्स देखना चाहते हो, तो हमने आपके लिए सेटअप किया है एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट। जी हाँ, आपको फ्री के अंदर, मैं फिर से कह रहा हूँ, फ्री में एनसीईआरटी का पूरा जो जिस्ट है, कंटेंट है, वो अवेलेबल कराया जा रहा है अनअकैडमी के द्वारा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करना है, एनरोल करना है और आपको उसके अंदर से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ एनसीईआरटीज़, आप ज़रूर से जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करिएगा और ये वीडियो में बने रहिएगा। आपको बहुत बेहतरीन डिटेल्स हिस्ट्री को लेके, जो जनरल स्टडीज़ को लेके कन्फ्यूजन है, विच बुक टू रीड एंड विच बुक नॉट टू रीड, उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। बाकी इसके सिवा आप सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको बहुत बेहतरीन ऑफर चल रही है, 19,999 के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। आप PN Live कोड का यूज़ करिए और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा।